तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि डिबाय-हकल लिमिटिंग लॉ में हमने जो रिलेशन दिया, हमारा जो डिबाय-हकल की थ्योरी को मॉडिफाई किया आपका ल्यूस साइंटिस्ट ने एंड रैंडॉल ने। तो इन दोनों ने एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस की जो कि आयनिक स्ट्रेंथ है। तो आयनिक स्ट्रेंथ को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आयनिक स्ट्रेंथ क्या है? इट इज़ given by the symbol mu and is defined as the half the sum of the term obtained by multiplying the molarity or concentration of each ion present in the solution by square root of its their valency। तो क्या है ये आपका जो म्यू है, ये क्या डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है कि इट इज़ द हाफ है देन सम ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ है, सम ऑफ है और मल्टीपल है, स्क्वायर ऑफ द मल्टीपल ऑफ है। एक तो सी आई जो कि कंसंट्रेशन है और जेड आई स्क्वायर जो कि वैलेंसी है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्रैम नहीं करना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है और यहाँ से ही इसको डिफाइन करने देना है। कैसे डिफाइन करोगे? दैट इट इज़ द हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ द मल्टीप्लाइंग जो आपने सम ऑफ द, पहले हाफ किया हमने फिर सम किया, ठीक है, एज अ हाफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑब्टेन बाय किसका? मल्टीप्लाइंग द कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बाय देयर स्क्वायर ऑफ इट्स वैलेंसीज। क्लियर हो गया? तो ये हो गई हमारी आयनिक स्ट्रेंथ। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन 2 में हमारे पास कंसंट्रेशन फॉर्म में ये इक्वेशन थी। तो इसको हमने इस इक्वेशन को कंसंट्रेशन टर्म की बजाय हमने आयनिक स्ट्रेंथ के फॉर्म में इसको लिखना है, क्योंकि हमारा रिलेशन जो है वो हमारा, हमने जो फाइंड आउट करना है वो रिलेशन वो इन दोनों के बीच में करना है। तो हमें यहाँ पहुँचना है। तो अब यहाँ पर म्यू की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो हमारी वैल्यू है, यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करेंगे, राइट। यहाँ पर हमारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो समेशन ऑफ सी आई जेड आई स्क्वायर है और यहाँ पर समेशन ऑफ सी आई जेड आई स्क्वायर ही है, ठीक है। इसी को ही हम रिप्लेस करेंगे, पर ये आपकी जो है वो अंडर रूट फॉर्म में है, जबकि यहाँ पर ये बिना रूट की है। तो हमें इस तरह से इक्वेशन पुट करनी है। तो पहले तो हम इस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है, ये आपका 2 म्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये वाली वैल्यू तो आ जाएगी, पर हमारे पास ये वैल्यू हमें अंडर रूट की फॉर्म में चाहिए। तो क्या करेंगे? अब दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इस 2 को हम इस तरफ ले आए। अब हम 2 म्यू जो है इसको भी हम अंडर रूट में लेंगे और दूसरी तरफ जो हमारे पास ये जो वैल्यू रह गई इसको भी हम अंडर रूट फॉर्म में ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास ये जो ये वाली वैल्यू है इसको हम ये लिख सकते हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर किया। यहाँ पर देखो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया उस इक्वेशन को, जो म्यू आपका एक अंडर रूट फॉर्म में आ गया और 2 भी आपका अंडर रूट फॉर्म में आ गया। तो जो 2 को अगर हमने अंडर रूट फॉर्म में लिखना हो तो हम उसको अंडर रूट के अंदर जो पावर की टर्म में जो हम इसको लिखते हैं, हम इसको यहाँ पर देखो 8 लिखा हुआ है। तो 8 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 था और 2 का यहाँ पर अंडर रूट लिया है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8 बच जाएगा। क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास इसकी जगह पे हमारे पास 2 अंडर रूट है और म्यू का अंडर रूट है। तो जब हमने इस टर्म को यहाँ पर पुट किया तो ये 4 × 2 आपका 8 बन गया है। तो इसीलिए यहाँ पर ये 8 बन गया है और यहाँ पर हमने म्यू को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो यहाँ पर इसकी जगह पे हमारी वैल्यू चेंज हो गई। अब ये हमारी इक्वेशन ये वाली बन गई है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारी इक्वेशन नंबर जो 4 है, ये इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में आ गई? ये आयनिक स्ट्रेंथ की फॉर्म में,
ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्रैमिंग नहीं करनी है, अंडरस्टैंड करना है, हमें पहुंचना है इस रिलेशन तक। हमने इन दोनों रिलेशन तक पहुंचना है, तो हमने राइट हैंड साइड में जो ये म्यू है यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब हमने इस इक्वेशन में एफ आई को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। तो एफ ऑफ आई का जो रिलेशन है वो तो हमें पता ही है, वो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें डिवाई-हैकल थ्योरी से पता है। तो आपकी नेक्स्ट लाइन क्या होगी कि वी नो दैट एफ ऑफ आई विच इज़ द एक्टिविटी कोफिशिएंट है, वो आपका क्या होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने कहा कि अब हमने एक्टिविटी कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करना है। तो देखो नेक्स्ट इक्वेशन में मैंने एक्टिविटी कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ एल एन एफ ऑफ आई, जो कि आपने ये आपका वो रिलेशन है जो आपने डिवाई-हैकल थ्योरी में डिराइव किया था। आई थिंक सिग्निफिकेंस में आपने ये डिराइव किया था। ये आपकी क्वेश्चन नंबर, आई थिंक आप चेक कर लेना कौन सी क्वेश्चन है ये। तो उस इक्वेशन को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, एल एन एफ ऑफ आई को। तो स्टार्ट करते हैं। ऊपर हमने लिखा है इंट्रोड्यूसिंग दिस वैल्यू, यहाँ पर है इंट्रोड्यूसिंग दिस वैल्यू फॉर के इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, ये जो आपकी एक्टिविटी कोफिशिएंट की जो वैल्यू है जो कि हमारी डिवाई-हैकल थ्योरी से है, इस इक्वेशन में हम जो हमने अभी पीछे इक्वेशन निकाली, जो के की वैल्यू जो हमने निकाली, पर किस में हमने निकाली? आयनिक स्ट्रेंथ के फॉर्म में। हमने वो वैल्यू के की वैल्यू इस एक्टिविटी कोफिशिएंट के एक्सप्रेशन में पुट करनी है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमने एक्टिविटी कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करना है अब इस इक्वेशन में आयनिक स्ट्रेंथ के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, जो के की वैल्यू अभी हमने नहीं बनाई, कैसे बनाई हमने, उसमें इंट्रोड्यूस किया आयनिक स्ट्रेंथ को। तो अब इसकी वैल्यू को हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमारी एक्टिविटी कोफिशिएंट की जो इक्वेशन है, जो कि हमारी डिवाई-हैकल थ्योरी से हमने निकाली थी। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारी इक्वेशन, पहले मैंने इक्वेशन ही लिखी है, अभी मैंने पुट नहीं करी है, जस्ट मैंने पहले इक्वेशन ही लिखी यहाँ पर। तो यहाँ पर एफ ऑफ आई आपको पता है एक्टिविटी कोफिशिएंट है, और राइट हैंड टर्म में आपको सारी वैल्यूज़ क्लियर ही हैं। और अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा है एक्टिविटी, जो एक्टिविटी ए विच इज़ इक्वली लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको समझने के लिए अगेन मैं बता रही हूँ कि वी नो दैट एक्टिविटी ए जो होती है वो मल्टीपल होता है आयनिक स्ट्रेंथ एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट के, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। तो ये इन दोनों का मल्टीपल होता है एक्टिविटी। तो इसलिए यहाँ से अगर हम एक्टिविटी को निकाल लें तो ये बन जाता है एफ़ की वैल्यू, मैंने कहा कि एक्टिविटी ए जो होती है इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन और आपकी जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, किसकी होती है, यहाँ पर तो हम आयत की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आई लगा दिया, आयत काइंड के आयन की बात कर रहे हैं तो हमने ये लगा लिया। अब हमें चाहिए यहाँ से आपकी एक्टिविटी कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ पे मैंने एक्टिविटी ही लिख लिया दोबारा से। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, एक्टिविटी कोफिशिएंट आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी कोफिशिएंट आएगा, ये रिलेशन हमने पढ़ा है पहले से, तो इसको आपने याद कर लेना ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। और यहाँ से अगर हम एफ ऑफ आई को निकाल दें तो ये बन जाती है ए आई अपॉन सी आई। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारी इक्वेशन जो है वो एल लॉग एफ ऑफ आई ये बन गई। ये कैसे बनी, जब हमने ये जो पीछे वाली जो आपकी इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4, जो हमने आयनिक स्ट्रेंथ को इंट्रोड्यूस करके निकाली, वो वैल्यू हमने कप्पा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। सिर्फ यही के की वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, और जब हमने पुट किया तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपली हमने इसको पुट किया और जो जो टू टर्म्स थी उनको हमने इकट्ठा कर लिया। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ने इसको देख के घबराना नहीं है, सिंपल सॉल्यूशन है, आपने जस्ट पुट किया। और इन केस आपको कोई दो, जैसे कि यहाँ पर देखो n स्क्वायर हो गया, दो n हो गए तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, आपको पता है, तो ये स्क्वायर हो गया, वैसे एप्सिलॉन की पावर 3 हो गई, तो जो जो सेम टर्म्स हैं वो आपने इकट्ठे कर लेनी है।
तो इस तरह से आपने इसका सोल्यूशन निकाल लेना है। अब आगे बात करते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। जो इस इक्वेशन में हमारे पास जो यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं कौन कौन से, एवोगैड्रो नंबर n, एप्सिलॉन, पाई एंड गैस कांस्टेंट। आपको पता है कि इस इक्वेशन में ये जो 4 वैल्यूज़ हैं n, एप्सिलॉन, पाई एंड r, ये जो हैं वो कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, ये आपकी न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनकी अपनी फिक्स वैल्यूज़ रहती हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो अदर वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड करती है उस सॉल्यूशन के ऊपर। तो आगे देखो, आगे लिखा है हमने that numerical quantities may be extracted from the equation number 5 and if the accepted values are employed this equation becomes this। तो हमने कहा कि ये जो आपकी यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, एवोगैड्रो की वैल्यू, सभी चीज़ों की वैल्यू जब हमने यहाँ पर पुट करी तो हम अगर इन न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ को यहाँ पुट कर देते हैं और बाकी हमारे पास फिर यही टर्म्स बचती हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप सारा कुछ मल्टीप्लाई करने लगोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने जस्ट ये नंबर याद रख कर लेना है। ये नंबर आ गया हमारा इन न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके, और हमारे पास सिर्फ ये टर्म्स रह गई हैं, ZI² √μ अपॉन dt टू द पावर 3/2। ये सिर्फ 3 वैल्यूज़ हमारे पास रह गई हैं। तो इन 3 वैल्यूज़ को हमने आगे लेके चलना है। अब नेक्स्ट लाइन में हम पढ़ेंगे फॉर अ गिवन सॉल्वेंट टेम्परेचर, ठीक है, D and T हैव डेफिनेट वैल्यूज़। ठीक है, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसमें हमने जो भी लिया है, तो आपको पता है कि जो भी आपका सॉल्वेंट होगा किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपकी एक डेफिनेट वैल्यूज़ रहती हैं इनकी। ठीक है, तो उन वैल्यूज़ को वो तो डिफरेंट होगी। अब हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली तो नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, हमें नहीं पता है कि हम कौन सा सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसकी जगह पे आपकी जो वैल्यूज़ हैं उन सभी वैल्यूज़ को हम, एक तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं और एक हमारे पास जो D एंड T हैं, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड T। आपको पता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो सॉल्वेंट होते हैं उनका सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग रहता है, अलग अलग टेम्परेचर पे। तो ये टेम्परेचर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये वैल्यू हमें नहीं पता है। हम इक्वेशन जो लिख रहे हैं, हम जो इक्वेशन बना रहे हैं, ये हम सभी सॉल्वेंट के लिए एक कॉमन इक्वेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम फिक्स इनकी वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको रिप्लेस कर देंगे किस को, एक तो आपकी ये जो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ हैं, एक ये, और एक आपकी ये जो D एंड T लिखा हमने, जो कि रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट हमारी फिल होगी यहाँ पे, तो इन सभी चीज़ों को हमने A से डिनोट कर दिया। क्लियर? बाकी हमारे पास जो वैल्यूज़ अब रह गई वो 2 ही वैल्यूज़ रह गई, एक तो ZI² और आपका √μ। ये 2 चीज़ें हमारे पास रह गई हैं। तो ये जो -A है, ये क्या, कौन सी वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारी सारी ये वाली क्वांटिटीज़ और ये D एंड T, इन सबको हमने A से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और हमारे पास रह गई एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि वेयर A इज़ अ कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट एट द स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो आपको अगर कोई न्यूमेरिकल आता है उसमें अगर ये वैल्यूज़ दी हों तो तब आपको ये एक्सप्रेशन, ये दोनों याद रहने चाहिए। इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल्स को जो सॉल्व कर सकते हो।